अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। तो आज आपको अटेंशन करने का मकसद ये है, एक तो सबसे पहले आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, कामयाबी दे। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप मेरी ऑडियोज़ को सुना करें तो इनको कम से कम कोशिश किया करें शेयर कर सकें, और इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका लाइक। एक तो व्यूज़ दिन ब दिन कम हो रहे हैं, उसके साथ साथ ये जो लाइक्स हैं ये दिन ब दिन कम होते चले जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या रीज़न है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप लोग मुझे मोहब्बत करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, और इंशाल्लाह जब भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। तो अगर आपने अब तक इसको लाइक नहीं किया, पहले इसको लाइक कर दें, और इसके बाद हम लोग चलते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। कहा जाता है कि इस दुनिया में मुख्तलिफ मखलूक़ात ना सिर्फ पाई जाती हैं, बल्कि कभी ना कभी हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा दिन ज़रूर आता है जब उसका सामना ऐसी मखलूक़ात से हुआ करता है जिन मखलूक़ात से वो ख्वाबों में भी नहीं मिलना चाहता। ऐसे ही बहुत सारे किस्से आपने जन्नात के, चुड़ैलों के या इस तरह की मखलूक़ात के सुन रखे होंगे, लेकिन आज जिस मखलूक का हम जिक्र करने वाले हैं उसके बारे में कहा जाता है कि वो इंसानों के साथ नॉर्मली जैसे कि इंसान हुआ करते हैं वैसे ही रहा करती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज गुरूब होने का टाइम शुरू होता है या जैसे ही मगरिब हो जाती है तो उसके बाद से उसका रूप बदलना शुरू हो जाता है। एक अजीब सी अट्रैक्शन है जो ना सिर्फ उसकी आंखों में नज़र आया करती है, बल्कि अगर किसी शख्स का रात के औकात में उसके साथ सामना हो जाए और उसका उससे आई टू आई कांटेक्ट हो जाए तो फिर वो उस शख्स को खून पिए बगैर कभी भी नहीं जाने देती। जी हाँ, आज की जो पहली स्टोरी है ये स्टोरी एक डायन के मुतालिक है, और आपने अक्सर सुना होगा डायन का जो ताल्लुक़ है वो हिंदुस्तान से हुआ करता है। लेकिन आज का जो वाक़या है जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यह वाक़या मुझे मेरे एक लिसनर ने शेयर किया था, और मैं कोशिश करूँगा उनकी ही ज़बानी ये जो वाक़या है आप तक ईमानदारी से पहुँचा सकूँ। दादा बताया करते थे कि ज़्यादातर लोग पार्टीशन के बाद या उसके 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान आ चुके थे, और जिन लोगों को पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान जाना था वो लोग वहाँ जा चुके थे। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे माइग्रेशन के या एक जगह से दूसरी जगह जाने के जो मामलात थे वो ठंडे होते चले जा रहे थे। लेकिन दादा बताते हैं कि हमारी जो फैमिली थी वो 1959 में, यानी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने के तकरीबन 12 साल के बाद पाकिस्तान में आके नाज़िमाबाद के इलाके में आबाद हुई थी। ये जो इलाका था उस वक्त यहाँ की जो आबादी है वो ना होने के बराबर थी, और ज़्यादातर यहाँ पे जो घर थे वो बंगलों पे मुश्तमिल हुआ करते थे। जबकि अगर आप आज की बात करें तो नाज़िमाबाद नंबर 4 की ख़ास तौर पे उसके करीब का जितना भी एरिया है वो ना सिर्फ कमर्शलाइज हो चुका है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके जो बंगलों का कॉन्सेप्ट था, जो एक एलीट क्लास का कॉन्सेप्ट था, वो ख़त्म होता चला जा रहा है। खैर किस्सा मुख्तसर, दादा बताया करते थे कि जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो उसके कुछ अरसे के अंदर अंदर ही मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए थे। तो अक्सर ऐसा होता कि रात के औकात में मुख्तलिफ प्रोग्राम में, जैसे कि कव्वाली में, शादी में, निकाह में, हम लोग शिरकत करने के लिए मुश्तरका तौर पे जाया करते थे। वैसे ही 1960-1961 की एक रात थी। नवंबर का एंड चल रहा था और दिसंबर शुरू होने वाला था। तो दादा अपने दोस्तों के हमरा, जो कि 4 दोस्त थे, एक शादी को अटेंड करने के लिए लालू खेत तक गए। अब लालू खेत से जो नाज़िमाबाद नंबर 4 का, या आप कह सकते हैं कि जो ईदगाह ग्राउंड है, वहाँ का जो रास्ता है वो इतना ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो पैदल ही वहाँ से यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। खैर दादा जब शादी से फ्री हुए
तो रात के तकरीबन 9:30-10 बज चुके थे। और ये जो दौर था बहुत सादा और बहुत ही पुरसुकून दौर था। इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, जबकि जो लोग थे, ख़ास तौर पे जो कराची के लोग थे, वो रात को 8, 9, 10 बजे तक सो जाया करते थे। दादा बताते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ईदगाह ग्राउंड मौजूद था। अब जैसे ही हम लोग ईदगाह ग्राउंड के करीब पहुँचे तो हमने सोचा कि इसको क्रॉस करते हुए यहाँ से बाहर निकलेंगे, यानी कि ग्राउंड में जो हमें मौका मिलेगा तो 1-2 सिगरेटें पी लेंगे। और ईदगाह ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पे अक्सर लड़के छुप छुप के सिगरेट पिया करते थे। खैर, ये बताते हैं कि जैसे ही हम ग्राउंड से अंदर की तरफ एंटर हुए तो मुकम्मल तौर पे ये जो ग्राउंड था ना सिर्फ अंधेरे में डूबा हुआ था, बल्कि सिर्फ चांद की हल्की फुल्की रोशनी थी जो अंदर थोड़ी सी रोशनी पैदा कर रही थी। जैसे ही हम लोग ग्राउंड के अंदर एंटर हुए तो सबसे पहले जब हमारी सामने की तरफ नज़र पड़ी तो हमें ऐसा लगा कि ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड के बिल्कुल बीच में कोई बैठा हुआ है। अब हम लोग 4 दोस्त थे। रात के टाइम में किसी का बैठना इतनी ज़्यादा कोई अजीब बात नहीं थी। खैर, हम लोग बातें करते हुए, कह कहे लगाते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो हमने देखा कि बीच में जो भी बैठा हुआ है वो शायद कोई औरत है, क्योंकि उसके जो बड़े बड़े लंबे बाल थे वो बाकायदा ज़मीन को टच कर रहे थे। और मज़ीद आगे जाने पे अजीब सी बात लगी कि वो जो लड़की थी, वो जो भी औरत थी, मुकम्मल तौर पे बरहना थी। अब उस दौर में कि जिस दौर में औरतें नकाब किया करती थीं, कोशिश किया करती थी कि किसी नामहरम के सामने ना आए, किसी औरत का इस तरह से बेलिबास होके ग्राउंड के दरमियान मौजूद होना, वो भी इतनी सर्दी में, ये कुछ अजीब सी बात थी। अब पहले मेरी नज़र पड़ी, उसके बाद मेरे दोस्त की नज़र पड़ी, और बारी बारी हम चारों ने यही देखा कि ग्राउंड के बीच में एक बहुत ही हसीन व जमील लड़की, जिसके बहुत ही लंबे घने बाल हैं, जो कि बहुत ही गोरी चिट्टी है, और उसका जो जिस्म है या उसके जिस्म के जो खद खाल हैं वो किसी भी तरह इंसान को उसके सहर में मुब्तला करने के लिए काफ़ी हैं। अब हम लोग एक दूसरे को देख रहे थे। एक अजीब कन्फ्यूजन थी कि बिला आखिर ये जो सकूत है वो कौन तोड़ेगा। जाहिर सी बातें, हम लोग दोस्त तो थे, लेकिन फिर भी उस दौर के हिसाब से एक लिहाज था, एक अदब था और एक लिमिट थी। तो हम चारों में जो एक दोस्त था वो थोड़ा सा बेतकल्लुफ़ हुआ और कहने लगा, यार ज़रा इसके पास चलते हैं, हो सकता है हमारा भी काम बन जाए और हम भी इसकी मदद कर सकें। अब जैसे ही उसने इशारा दिया तो जाहिर सी बातें, जवान थे, हम भी खूबसूरत थे, तो हमने भी सोचा कि बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। अब जैसे ही हम उसके बिल्कुल सामने, यानी उससे 3 या 4 फीट के फासले पे आके खड़े हुए तो उसके चेहरे पे इस कदर सादगी, इस कदर मासूमियत मौजूद थी कि दिल चाह रहा था कि बार बार उसको देखते चले जाएं। इसी दौरानिए में जब हम सारे के सारे दोस्त मौके की तलाश में थे कि कहाँ से शुरुआत हो, तो एकदम से वो जो औरत थी उसकी आंखें चमकना शुरू हुईं और ऐसा लगने लगा जैसे कुछ अजीब सी चमक है जो उसकी आंखों में ना सिर्फ आ चुकी है, बल्कि कुछ अजीब से इरादे हैं जो अब उसके हो चुके हैं। सबसे पहले जब उसने मेरे दोस्त की तरफ नज़र डाली तो ऐसा लगने लगा जैसे मेरे दोस्त के न सिर्फ होश उड़ चुके हैं, बल्कि उसकी ज़बान, उसके जिस्म ने उसका साथ देना छोड़ दिया है। एक अजीब सी कपकपी थी जो ना सिर्फ उसके ऊपर तारी हो चुकी थी, बल्कि वो देखते ही देखते कुछ लम्हात के अंदर ज़मीन पे कुछ इस तरह से गिरा कि जैसे वो कुर्बान होने के लिए अपने आप को पेश कर चुका हो। अब जैसे ही उस औरत के देखने पे मेरा दोस्त नीचे की तरफ गिरा तो हम चारों में जो एक दोस्त था, जो कि दीन के भी थोड़ा सा करीब था, वो कहने लगा कि यार आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करो। अब जैसे ही हमारे उस दोस्त ने आयतुल कुर्सी पढ़ने का कहा तो मेरे दिमाग ने भी काम करना शुरू किया और मुझे भी लगने लगा कि मामला इतना सादा नहीं है जितना नज़र आ रहा है। जैसे ही हम लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो वैसे ही वो जो औरत थी कुछ अजीब तरीके से
उकड़ू होके बैठी, जैसे कि वो अगले ही लम्हे कुछ करने वाली है। और देखते ही देखते वो अपने पाँव और हाथों को इस्तेमाल करती हुई जैसे कोई चौपाहा भागा करता है, उस तरह से बहुत तेज़ी के साथ ग्राउंड से बाहर की तरफ भागने लगी। वो कुछ अजीब तरीके से ग्राउंड से बाहर की तरफ भाग रही थी। जिस्मानी तौर पे तो एक औरत थी, लेकिन जिस तरह से अपने हाथ और पैरों को इस्तेमाल करती हुई वो आगे बढ़ रही थी, तो ना सिर्फ इस दौरानिए में उसके जिस्म पे बहुत सारे बाल नमूदार हो चुके थे, बल्कि अब लगने लगा था जैसे कोई गोरिल्ला या रीछ है जो इंसान की शक्ल में अजीब तरीके से भाग रहा है। कुछ सेकंड के अंदर अंदर वो देखते ही देखते ना सिर्फ हमारी नज़रों से गायब हो चुकी थी, बल्कि अब हमें एहसास हो चुका था कि हम कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। खैर, जैसे तैसे हम तीनों ने मिलके अपने उस दोस्त को ज़मीन से उठाया, जो ना सिर्फ नीचे गिरा हुआ था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि अब भी वो सख्ती किसी हालत में मौजूद है। जैसे तैसे खींचते खांचते जब हम लोग उसको लेके घर पहुंचे, तो हमें तो बुखार हुआ ही था, लेकिन हमारा वो जो दोस्त जिसका उसके साथ आई टू आई कांटेक्ट हुआ था, उसको देख के लग रहा था कि अब उसका बचना तकरीबन नामुमकिन है। खैर, घर वालों को जब हमने ये सारा का सारा वाक़या बताया, तो हमारी गली में ही एक हाजी साहब रहा करते थे, जो कि आमतौर पे दम दुरूद भी किया करते थे। उन्होंने हम दोस्तों को जब देखा तो हम चारों पे दम दुरूद किया, और ख़ास तौर पे हमारा जो दोस्त था जिसका उस औरत से आई टू आई कांटेक्ट हुआ था, उसके ऊपर 41 दिन तक पढ़ाई की गई। तब कहीं जाके उसकी जो हालत थी वो नॉर्मल हुई, और इन 41 दिनों में उसको मुतादिद बार ये महसूस हुआ जैसे कि उसके बेड के करीब या उसके पलंग के करीब रात के औकात में वो जो डायन है वो आके बरहना हालत में खड़ी हो जाती है। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। ये जो किस्सा है ये भी हमारे दादा हुजूर हमें सुनाया करते थे। उनके एक दोस्त थे जिनका नाम यासिर था। यासिर साहब शुरू से ही न सिर्फ घूमने फिरने के शौकीन थे, बल्कि उनकी आदत थी कि वो जहाँ भी जाते थे, जिन लोगों से मिलते थे, उनके ना सिर्फ दिल में उतर जाते थे, बल्कि तमाम जगहों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश किया करते थे। वैसे ही इन्होंने अपने दोस्तों के हमरा एक दफ़ा प्रोग्राम बनाया कि पाकिस्तान के जो शुमारी इलाका जाते हैं उस तरफ का ये एक टूर मारेंगे, और कोशिश करेंगे कि 20-25 दिन के अंदर अंदर ये जितने भी एरियाज़ हैं उनको कवर कर सकें। अब बारी बारी ये मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते रहे, और बिलाखिर इन लोगों ने एक जगह है साजीकोट के करीब एक बहुत बड़ा सा वाटरफॉल है, तो इन लोगों ने उसके करीब एक छोटा सा आर्जी कैंप बनाया। इन लोगों का इरादा था कि एक रात वहाँ पे गुजारेंगे, और रात वहाँ पे गुजारने के बाद अगली सुबह मज़ीद आगे रवाना हो जाएंगे। खैर, इन लोगों ने जब वहाँ पे कैंप लगाया तो जाहिर सी बात है, दोस्त यार थे, तो पता ही नहीं चला, बातें करते करते रात के 2 बज गए। अब जब 2 बज गए तो उसके बाद बारी बारी ये जितने भी दोस्त थे उन लोगों ने सोना शुरू कर दिया, जबकि ये जो साहब थे ये मुसलसल करवटें बदल रहे थे। इनके साथ शुरू से यही मसला था कि ये जब भी नई जगह जाते थे तो इतनी आसानी से इनको नींद नहीं आया करती थी। वैसे ही उस रात भी था। एक तो वाटरफॉल के करीब मौजूद थे, उसका एक अपना शोर हुआ करता है, और दूसरी बात ये थी कि ये जहाँ पे मौजूद थे वहाँ पे इतनी आसानी से सोना मुमकिन नहीं था। वहाँ पे बहुत सारे किस्से थे, बहुत सारी कहानियाँ थीं जो जंगली जानवरों के बारे में या इस तरह की मखलूक़ात के बारे में मशहूर थे। आधे घंटे तक मुसलसल करवटें बदलने के बाद जब इनको नींद नहीं आई तो बिलाखिर ये उस कैंप से बाहर निकले, और उन्होंने सोचा कि रात के औकात में दूर से खड़े होके ये जो साजीकोट वाटरफॉल है
इसको देखता हूँ कि किस तरह का नज़ारा पेश करता है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे उस वाटरफॉल की तरफ बढ़ रहे थे, तो जाहिर सी बात है एक हद तक आप वहाँ पे आगे जा सकते हैं, उसके बाद पानी मौजूद है। तो खैर उस वाटरफॉल के करीब में जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे या मौजूद थे, इनको ऐसा लगा कि उन पत्थरों पे या उस पानी के साथ वाली जगह पे कोई औरत बैठी हुई है, जिसने बज़ाहिर जैसे कि गांव के लोगों के कपड़े हुआ करते हैं, लोकल ड्रेस पहन रखा है। और उस औरत के आगे एक छोटी सी बच्ची मौजूद है। और शायद ऐसा लग रहा है जैसे कि आमतौर पे औरतें अपनी बच्चियों की, अपनी बेटियों की जुएं वगैरह देखती हैं या उनके सर में कंघा कर रही होती हैं। तो बिल्कुल वही मंजर था जो इनके सामने मौजूद था। अब ये जो इलाका था, एक तो मुकम्मल तौर पे जाहिर सी बातें विलेज के लोग थे, बहुत ज़्यादा सादा लोग थे, फिर पर्दे का चक्कर भी था। तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते थे कि इतनी रात में कोई औरत इस तरह से बाहर बैठी होगी, बल्कि ना सिर्फ बैठी होगी, इतने अंधेरे में अपनी बेटी को आगे बिठा के उसके सर की जुएं देख रही होगी। अब इनको कुछ देर तक तो समझ ही नहीं आया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे ये मज़ीद आगे बढ़े, तो ये बताते हैं कि जब मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंचा, तो वो औरत और उसकी बच्ची, जो कि छोटी सी बच्ची थी, एकदम से मेरी तरफ देखने लगे। अब जैसे ही उन दोनों ने इनकी तरफ देखना शुरू किया, तो इन्होंने देखा कि उनके जो लब हैं या इनके जो मुंह का हिस्सा है, ये कुछ एक्स्ट्रा बड़ा है। यानी जैसे ही वो मुस्कुराना शुरू करती हैं, तो उनके लब या उनके जो होंठ हैं वो इस कदर खुल जाते हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इनके जो होंठ हैं वो बाकायदा कानों से जाके जा मिले हैं। उनके दांतों या मुंह का हिस्सा इस कदर बड़ा था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि इंसान के रूप में कहीं ऐसा तो नहीं कोई बंदर वगैरह हो या इस तरह की मखलूक़ात हो जिन्होंने इंसान का रूप लिया हुआ हो। इसके साथ साथ वो ना सिर्फ मुस्कुरा रहे थे, बल्कि जब इन्होंने मज़ीद आगे बढ़ के उस औरत के जिस्म पे या उसके कपड़ों पे गौर किया, तो ऐसा लग रहा था कि उसके जिस्म पे जगह जगह खून लगा हुआ है। जबकि जो बच्ची उसकी बगल में या उसके आगे बैठी हुई थी, उस बच्ची को देख के तो बाकायदा लग रहा था जैसे उसके जिस्म के टुकड़े किए गए हैं और टुकड़े करने के बाद उसके जिस्म को दोबारा से सुई धागे के साथ सी दिया गया है। अब इनको अंदाज़ा हो चुका था कि ये जहाँ पे जिस स्टेज पे पहुँच चुके हैं, ये वो स्टेज है कि यहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होगी। मज़ीद अगर आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है इनकी जान चली जाए। एक अजीब कन्फ्यूजन थी और ये चाहने के बावजूद भी ना कुछ बोल पा रहे थे। ये कोशिश करते कि आयतल कुर्सी पढ़ें, तो इनकी जो ज़बान थी वो साथ नहीं दे रही थी। तकरीबन 3 या 4 मिनट तक वो खौफनाक औरत और उसकी बच्ची ना सिर्फ इनके सामने मौजूद रही, बल्कि इस दौरानिए में देखते ही देखते इनके जो होश थे वो मुकम्मल तौर पे खो चुके थे। सुबह जब इनकी आंख खुली तो इनके जितने भी दोस्त थे वो इनके अतराफ में मौजूद थे, और जो करीबी गांव वाले थे या जो भी वहाँ पे आबादी थी, उन लोगों से जब ये वाक़या शेयर किया गया, तो उनका कहना था कि अब से तकरीबन 200 साल पहले एक छोटी बच्ची जिसकी तकरीबन 4 या 5 साल की उम्र थी, उसको बेदर्दी के साथ ज़िबा कर दिया गया था। और ज़िबा करने के बाद उसकी जो बॉडी थी या उनके जो टुकड़े थे, उनको इस वाटरफॉल के करीब फेंक दिया गया था। जब उसकी माँ ने उस बच्ची की तलाश शुरू की और पूरा गांव घूमने के बाद जब वो इस वाटरफॉल के करीब पहुंची, तो उसको अपनी बच्ची के टुकड़े नज़र आए। और जब उसने अपनी बच्ची के टुकड़े देखे, तो उसने भी उस वाटरफॉल के अंदर जंप लगाई और ख़ुदकुशी कर ली। उसके बाद से ये औरत और इसकी बच्ची मुख्तलिफ औकात में, यानी ख़ास तौर पे मगरिब के बाद और फजर से पहले पहले न सिर्फ नज़र आया करते हैं, बल्कि मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ बहानों से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश किया करते हैं।